हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप आरबीआई ग्रेड पी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये जो वर्ड है और इस टाइप का जो बैंक है यूनिवर्सल बैंकिंग, ये काफ़ी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा, किसी आपने आरबीआई की गवर्नर के स्पीच में सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे सुना होगा। और आज ही इसके बारे में एक अच्छा न्यूज़ आया है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में, तो इसलिए मुझे लगा कि चलो इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। कभी अगर आपको इंटर में क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू में आता है या आप डिस्क्रिप्टिव पे भी लिख सकते हैं इसके बारे में, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है। तो सिंपली अगर कोई पूछे आपको यूनिवर्सल बैंक क्या है, यूनिवर्सल का मतलब आपको पता है, यूनिवर्सल जो वर्ड है उसका मतलब सब कुछ। करेक्ट है। जैसे ये रिटेल टाइप का भी काम कर सकता है, होलसेल बैंकिंग भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर सकता है। तो सारे जो फंक्शन करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे ना, तो इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, कनोटेशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बैंक्स हैं, जैसे जेपी मॉर्गन है, और वो लिटरली सब कुछ एक्टिविटी करती है। लेकिन इंडिया के टर्म्स में अगर आप देखेंगे, जितने भी हमारे बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब बैंक्स को हम यूनिवर्सल बैंक कह सकते हैं, क्योंकि ये बैंकों को कोई भी ये जो काम है ये करने में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल बैंक। सिंपल टर्म्स में अगर कोई आपको पूछा जाए तो एसबीआई एक यूनिवर्सल बैंक है और एचडीएफसी भी एक यूनिवर्सल बैंक है। चलो अभी आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक थोड़ा सा पुराना सर्कुलर है आरबीआई का। तो आरबीआई रिलीजेस गाइडलाइंस फॉर द ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ द यूनिवर्सल बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। करेक्ट। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑलरेडी बैंक्स हैं, बीच में गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ बैंक्स बने थे, जैसे भारतीय महिला बैंक। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसके बाद फिर वो जो बैंक है उसको आपका जो एसबीआई है उसमें मर्ज कर दिया गया। और बीच में जो रिक्रूटमेंट होता था आईबीपीएस का, उसमें ये भारतीय महिला बैंक का भी ऑप्शन होता था। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है यहाँ पर दिया है कि आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, फिर उसके बाद 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो हमारा आज का वो पर्पस नहीं है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले तो काफ़ी सारी बैंक्स है, उसके बाद 2 एप्लीकेशंस जो आई थी उनको उन्होंने फाइनली यूनिवर्सल बैंक का स्टेटस दिया है। वो है आपका बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक। करेक्ट। बंधन बैंक है एंड आईडीएफसी बैंक है। बीच में जब उस टाइम पे ना मैं आरबीआई में था, तो उस टाइम काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आए थे, और वो जो कमेटी थी उसके चेयरमैन थे बिमल जालान सर। ठीक है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आए थे और उसमें 2 एप्लीकेशन को डिसाइड किया कि इनको हम लाइसेंस देते हैं। और आज के डेट में अभी 10 साल इस चीज़ को हो चुके हैं, और ये जो 2 बैंक से फुल फ्लेजेड बैंक, आप इस यूनिवर्सल बैंक को फुल फ्लेजेड बैंक भी कह सकते हैं कि वो सारे टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। अदरवाइज हमारा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है या पेमेंट बैंक होता है, तो उनका जो काम है वो रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो वो बैंक्स भी अप्लाई कर सकती कि हमें फुल फ्लेज बैंक होना है। यस। तो अभी देखो, ये कुछ पुराना आरबीआई के रिपोर्ट से लिया, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला नहीं मुझे, मैंने काफ़ी ढूंढने का ट्राई किया। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू यूनिवर्सल बैंकिंग, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या था, आईसीआईसीआई था, आईसीआईसीआई। ये क्या था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या था, कॉरपोरेशन था, ये बैंक नहीं था। उसके बाद क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक एस्टेब्लिश किया। करेक्ट है, आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने एस्टेब्लिश किया, और बाद में उसको एक कहा जाता है रिवर्स मर्जर। फिर बाद में ये जो आईसीआईसीआई है ये इसमें मर्ज हो गया। तो राइट नाउ देर इज ओनली वन इंस्टीट्यूशन विच इज कॉल्ड एज आईसीआईसीआई बैंक। जैसे अभी आपने रिसेंट टाइम में एचडीएफसी देखा है, एचडीएफसी अलग है, एचडीएफसी बैंक अलग है। पहले एचडीएफसी था, फिर उन्होंने एचडीएफसी बैंक बनाया, और अभी एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गया, उसको कहते हैं रिवर्स मर्जर। ठीक है, यानी कि एक एंटिटी है, उसने बी का फॉर्मेशन किया, और बाद में ए जो है वो बी में मर्ज होके आगे से बी कंटिन्यू हो गया, ए का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। The merger of ICICI with ICICI Bank on March 30, 2002 was the beginning of the conversion of the development financial institution into universal banks as a solution to their problems। क्योंकि वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो आपको लिमिटेशन आ जाएगा, इसलिए यूनिवर्सल बैंकिंग है वो सारा काम कर सकते हैं। जैसे अगर एसबीआई पकड़ेंगे तो वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी काम करते हैं, उसके बाद पेमेंट बैंक जैसा का भी काम है उनका, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसा भी काम है। तो एसबीआई जो है वो सारा काम करेगा। ठीक है, सारा काम करेगा। उसी तरीके से अभी आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई भी देखिए, आईडीबीआई भी वैसे ही था, पहले वो आईडीबीआई था, फिर वो आईडीबीआई बैंक बन गया, अभी आईडीबीआई बैंक है, वो सारा टाइप का काम करता है। सो यहाँ पे लिखा है द यूनिवर्सल बैंक्स वुड एंगेज नॉट ओनली इन द ट्रेडिशनल बैंकिंग बट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए आईपीओ लाना है,
तो उसमें भी ये सारी जो बैंक्स है ये हेल्प करती है। ठीक है, आईपीओ का जो प्रोसेस है, तो यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब है, उसके नाम में ही वो मीनिंग उसका ये है, छुपा हुआ है कि यूनिवर्सल मतलब सब कुछ। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब सब कुछ। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैंने पहले ही बताया था, एग्जैक्टली 10 years ago in April 2014 the Reserve Bank of India awarded universal banking license to two entities, namely Bandhan Financial Services and IDFC. नो न्यू यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस हैज़ बीन गिवन सिंस। उसके बाद हमने किसी भी बैंक को फुल फ्लेजेड बैंक का लाइसेंस नहीं दिया है। ठीक है, वाइल 4 एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड, 1 इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, एप्लीकेशंस आए थे, 4 रिजेक्ट कर दिए, एक अभी अंडर कंसिडरेशन है। की चेंजेस इन द लाइसेंसिंग क्राइटेरिया, लाइसेंसिंग हैज़ बीन मेड ऑन टैप। ऑन टैप का मतलब है जब चाहे तब। पहले कैसे था, पहले एक विंडो होता था कि चलो अभी हम लाइसेंस देने वाले हैं, अभी आप अप्लाई कीजिए फिर हम देंगे। अभी ऐसा नहीं है, जिसको जब चाहे वो एप्लीकेशन कर सकता है। एंटिटीज कैन अप्लाई एनी टाइम विदाउट वेटिंग फॉर द रेगुलेटर टू स्टार्ट द प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, कभी बल्क में कह सकते हैं वो कि अभी हम 10 बैंकों को 10 लाइसेंस देना चाहते हैं, सब लोग अप्लाई करें। अभी ऐसा नहीं, अभी आप जब चाहे तब अप्लाई कर सकते हैं। एन इंटरनल वर्किंग ग्रुप of the RBI approved allowing corporates in the banking sector, the recommendation is yet to be accepted. Actually corporates को बैंकिंग लाइसेंस देना ये बहुत रिस्की है, जैसे टाटा बैंक, अंबानी बैंक, अडानी बैंक, गोदरेज बैंक, करेक्ट है, ये हो गया तो रिस्की है, क्योंकि वो क्या करेंगे, फिर लोगों से पैसा लेंगे और खुद के बिजनेस को यूज करेंगे, तो ये रिस्क है, इसलिए जनरली उनको नहीं देते हैं। ठीक है, जनरली नहीं देते, कुछ कुछ को दिया हुआ है। और पहले जो, अगर आपने देखा होगा नेशनलाइजेशन के पहले, ये जो सारे बैंक थे, कोई बिरला के पास था, कोई किर्लोस्कर ग्रुप के पास था, कोई एक्स कंपनी के पास, कोई वाई कॉरपोरेशन के पास था, फिर गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि वो उस पैसे का यूज उनके बिजनेस के लिए कर रहे थे। ठीक है, अभी 2 न्यू सेट ऑफ बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड ऑपरेशंस अंडर द डिफरेंशिएटेड लाइसेंसिंग नॉर्म। इसका मतलब है कि अगर हम फुल फ्लेजेड लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शन करके, यानी कि आप इस टाइप का काम कीजिए, आप उस टाइप का काम कीजिए, ऐसा बाइफर्केशन किया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक कैटेगरी बनाया और पेमेंट बैंक का कैटेगरी बनाया। ठीक है, तो 10 लाइसेंसेस ग्रांटेड किया था वहाँ पर। फिर क्या क्या हुआ, फिर 2 मोर हैव बीन जनरल गिवन रिसेंटली। करंटली देयर आर 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज विद द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। द आरबीआई हैज रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ 7 एंटिटीज टू फंक्शन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसके लिए भी एप्लीकेशंस आते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर एप्लीकेशंस अंडर द गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ यूनिवर्सल बैंक, यानी कि ये जो 13 प्लेयर्स है, ये जो 13 प्लेयर्स है, इन्होंने एप्लीकेशन किया था कि हमें फुल फ्लेजेड यानी कि यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो हमें आप लाइसेंस दीजिए। तो बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो गया है। अभी ये अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर और फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, इनका अभी अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि अभी चल रहा है प्रोसेस, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए लाइसेंसिंग के बारे में, बैंक्स के बारे में, यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है ये जो सारा है, इसका रेगुलेटर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो आप ये जो प्रोसेस है ये बहुत क्लोजली देख सकते हैं। आप उस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं जहाँ पर ये एप्लीकेशंस आएंगे। मुझे याद है हमारे बैच में, मेरी एक बैचमेट थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी वो, तो उसको उस कमिटी में और उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया था। तो उनके पास 2 एप्लीकेशंस आए थे, तो उन्होंने अलग अलग पैरामीटर के बेस पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। एंड देन वो जो रिपोर्ट है, उस टाइम गवर्नर थे रघुराम राजन जी और बिमल जालान जी, तो उनके सामने वो प्रेजेंट किया था। और उसके बेसिस पे वो जो 2 एप्लीकेशन मिले थे, बंधन बैंक एंड वो आईडीएफसी बैंक, उनको मिला था। तो ये प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। और बाद में भी, मतलब आपको पता है कि ब्रांच एक्सपांशन करना है या कभी कभी फाइन लगाना है, ये सारे प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा अगर आप आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर यानी कि मैनेजर बनते हैं। तो कल यानी कि 20 अप्रैल को शाम को 8 बजे हम एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में। आपको पता है डिस्क्रिप्टिव का काफ़ी वेटेज है फेज 2 के एग्जाम में, तो उसमें हम कुछ एस्पेक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे टाइपिंग स्पीड क्या है, आंसर कैसे लिखना है। अगर आपको उसके बारे में और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, यानी कि मैं कल जब वो वर्कशॉप के लिए आऊँगा तो कुछ प्रिपेयर करके आ सकता हूँ कुछ, क्योंकि कभी कभी कुछ डेटा भी मुझे जमा करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनके मार्क्स भी बताने पड़ेंगे, तो इसलिए। और बाकी भी आपकी जो सारी क्वेरीज होगी वो सब मैं वहाँ पे एड्रेस करूँगा। तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको इमीडिएट अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको कॉल कीजिए,
ये हमारे ऑफिसर्स है, आपको पता है ये सारे लोगों ने आरबीआई में काम किया है अलग अलग पोजीशन पे, मैनेजर से लेके असिस्टेंट मैनेजर से लेके सबसे टॉप का जो पोजीशन होता है, जैसे आप प्रमोशन से जाते तो चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद जैसे डॉक्टर शर्मा सर ईडी भी थे नेशनल हाउसिंग बैंक में, उसके बाद डॉक्टर सीपी जोशी सर एजीएम थे। तो ठीक है, फिर सीजीएम के बाद क्या होता है, सीजीएम के बाद फिर ईडी का पोजीशन होता है आरबीआई में, फिर उसके बाद डिप्टी गवर्नर हाईएस्ट लेवल का पोजीशन होता है। लेकिन जब आप डिप्टी गवर्नर जब बन जाते हैं तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको पता है कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट से, वहाँ से इंटरव्यू होके उनका सिलेक्शन होता है। और ये हमारे सिलेक्शन है आरबीआई ग्रेड बी के, नाबार्ड के, सेबी के पिछले 3 साल के। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी एग्जाम के लिए तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और यूनिवर्सल बैंक के बारे में या आरबीआई ग्रेड बी के बारे में, नाबार्ड के बारे में, सेबी आईएफएससी के बारे में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।